हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का नया चैप्टर जिसका नाम है हिमालय की बेटियां। इस पाठ के लेखक हैं नागार्जुन। नागार्जुन ने हिमालय की बेटियां नदियों को बताया है और इसी पर आधारित यह पाठ है जिसका अध्ययन हम शुरू करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। इस पहले अंतरे में लेखक कह रहे हैं कि जो नदियाँ हैं उनको अभी तक उन्होंने दूर से देखा था, जो कि उन्हें बहुत शांत, गंभीर और अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत मीन्स, संभ्रांत का मतलब भी शांत होता है। प्रतीत मतलब लगना। तो शांत महिला के समान वो नदियाँ लगती थी और जिनको कि वो बहुत आदर और श्रद्धा के भाव से देखते थे। जिस प्रकार की वो अपनी दादी, नानी और मौसी की गोदी में खेला करते थे, वैसे ही उन नदियों में वो डुबकियाँ लगाया करते थे। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और ही सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। मतलब जब वो पहले देखे थे, मतलब जब गंगा हिमालय की चोटी पर जब वो चढ़े तब उन्होंने देखा कि वहाँ पास में तो जब वहाँ से जब नदियों का उद्भव होता है वहाँ तो वो बहुत पतली और तेज धार में बहने वाली होती है, जबकि वही समतल मैदानों में पहुंचकर बहुत विशाल रूप ले लेती है। तो इतना परिवर्तन कैसे आ गया है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाहट, लगातार हंसते जाना, उनकी ये भावभंगी, उनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। जब वह हिमालय की गोद में थी तब तो बहुत ही शांत और बहुत ही उछलती थी, कूदती थी और खिलखिलाकर हंसती थी। परंतु जब वो मैदान में आ गई है तो उनकी हंसी और ये सब कहाँ गायब हो गई है। लेखक इसमें प्रश्न कर रहे हैं अपने आप से नदी के इस शांत स्वभाव के लिए। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी उनका कौतूहल और विस्मय नहीं होता। कौतूहल मतलब जिज्ञासा, कुछ जानने की, मतलब जब हम लोग बहुत जानने की इच्छा होती है ना, उसको कौतूहल बोलते हैं। विस्मय मतलब आश्चर्य होना। मतलब जब किसी वो लेखक को जब कोई लड़की को देखते हैं या जब कली पर उनका ध्यान अटक जाता है तब भी उनको इतना जिज्ञासा या आश्चर्य नहीं होता है जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर होता है। किन बेटियों की? नदियों की बाल लीला को देखकर होता है। कहाँ ये भागी जा रही है? वह कौन लक्ष्य है जिसने उन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? अतृप्त का मतलब है असंतुष्ट, मतलब जिसको संतोष नहीं किया गया हो। तो मतलब ये पूछ रहे हैं कि लेखक पूछ रहे हैं इसमें कि ये नदियाँ हिमालय की गोद से निकलकर किधर भागी जा रही है। जो अपने पिता की गोद में ही शांत नहीं हो पाई है, उनकी ये असंतोषजनक भावना जो है, उसकी प्यास, मतलब उनकी प्यास को कौन मिटाएगा? बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। मतलब जहाँ से नदियों का आरंभ होता है वहाँ कैसा है? बंधुर मतलब मुकुट, आदित्यकाएँ मतलब हाईलैंड्स। हाईलैंड्स मतलब जो पर्वत के सबसे ऊपरी भाग में जो समतल भाग, सबसे ऊपरी समतल भाग होता है उसे आदित्यकाएँ कहते हैं। सरसब्ज मतलब हरी भरी। उपत्यकाएँ मतलब घाटियाँ। तो उनका बाल निकेतन कैसा है? हरी भरी है, समतल ऊंचाई पर स्थित, पहाड़ की ऊंचाई पर स्थित हरी भरी समतल मैदान, हरी भरी घाटियाँ, ऐसी जगह है इन लोग की बाल निकेतन। मतलब बाल निकेतन नहीं, लीला निकेतन मतलब उनका खेलने का स्थान। निकेतन मतलब घर। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा,
केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। मतलब जब खेलते खेलते, मतलब नदियाँ जब थोड़ी आगे बढ़ जाती होंगी तब ये सब पेड़ों के नाम हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर जब वहाँ पहुँचती होगी तब शायद वो थोड़ी सी शांत होती होगी, ठहरती होगी, तो बीती बातों को याद करती होगी। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। मतलब कि हिमालय को बूढ़ा पिता का दर्जा दिया गया है। मतलब कि इसमें इस पाठ में क्या है, निर्जीव, हिमालय, नदियाँ, ये सब तो निर्जीव चीज़ें हैं, इनमें कोई जान नहीं है, परंतु इन्होंने क्या है, सजीव चीज़ों से इनकी तुलना की है, पिता के से, और वो उसका नदियों का बेटियों से। तो क्या हो गया, इसमें जीवन, एक सजीव सचेतनता आ गई है इस पाठ में। तो उसके बारे में बात किया हुआ है ना इस पाठ में। इन पंक्तियों में लेखक मतलब पूछ रहे हैं, इसमें पिता की व्यथा के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब प्रश्न उठा रहे हैं। व्यथा मतलब उनके दुख के लिए प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या व्यथा है। मतलब उनसे पूछिए कि विराट मौन, उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास रखा ही क्या है। मतलब मौन के सिवा मतलब शांति ही, मतलब उत्तर में मतलब जहाँ हिमालय स्थित है वहाँ पर सिर्फ शांति के सिवाय और कुछ नहीं रह गया है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुंभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी नदियाँ आँखों के सामने नाचने लगती है। मतलब जब इन दोनों नदियों की बात करते हैं तो ये नदियों का नाम स्वतः ही हमारे सामने आ जाता है, क्योंकि इन्हीं नदियों की से ये नदियाँ सब निकलती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दोनों महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। इस नेक्स्ट पैराग्राफ में, इस नेक्स्ट अंतरे में लेखक कह रहे हैं कि जो ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी है वो कैसे बनी है। मतलब कि हिमालय उसका पिता बताया है, तो हिमालय के पिता के दिल की एक एक बूंद से, अर्थात जो हिमालय का हिम मतलब बर्फ़ पिघल कर जो नीचे एक जमा हो रहा है, उससे इन नदियों की उत्पत्ति हुई है, इसमें कवि ने कहा है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो लुभावना प्रतीत हुआ। वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। अब उन्होंने अपने आप की तुलना किससे की है, ससुर से। किसका ससुर, समुद्र का ससुर, और समुद्र को अपना दामाद बताया है, क्योंकि समुद्र में जाकर ये नदियाँ मिल जाती है, तो उन्हें अपने आप को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। कालिदास के कालिदास के विरही पक यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती मतलब वेतवा नदी, जो कि कहाँ है, ये आपके हैं बुंदेलखंड में ये नदी पड़ती है, बेतवा नदी, को प्रेम का प्रतिदान देने जाना। तुम्हारी ये प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था।
सचेतन रूप मतलब जिसमें चेतना हो। नदियाँ तो मैंने पहले बताया आपको, नदी तो निर्जीव रूप है, पर सचेतन कैसे हो गया, इसमें चेतना कैसे हो गई, क्योंकि इसको कालिदास ने क्या माना है, प्रेयसी के रूप में माना। इस नदी को प्रेयसी के रूप में माना है, जिन्होंने अपने किताब जो पुस्तक है मेघदूत, उस किताब में, कालिदास की लिखी गई किताब है मेघदूत, उसमें उन्होंने नदी को प्रेयसी का नाम दिया है, से तुलना की है, ठीक है ना। तो उन महाकवि को भी नदी का सचेतन रूप बहुत पसंद है। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। मतलब जो अलग अलग नदी के अलग अलग रूप को देखेंगे और अलग अलग तरह से देखेंगे तो सभी इसी नतीजे पर पहुंचेंगे। आगे पैराग्राफ में एक और शिक्षाविद से के बारे में बात कही गई है, जिनका नाम है काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा। ये भी बड़े एक शिक्षाविद हैं, जिन्होंने नदियों को क्या कहा है, लोकमाता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा होगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। मतलब इन्होंने कहा है कि काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, और माता से पहले यदि बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और आगे बढ़ते हैं तो इनको अगर प्रेमिका के रूप में देखा जाए तो भी क्या हर्ज है, ठीक है ना। और इस ममता का एक और रूप है, कौन सा रूप, बहन, जो कि अपने भाई की थकान को दूर करता है, उसकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती है। उस रूप में अगर उसको अपना लें तो क्या हर्ज है। तो एक दिन क्या होता है, वो थोलिंग तिब्बत की बात है, जब नागार्जुन जी का मन उचट गया था मतलब जब उनका मन लग नहीं रहा था और तबीयत ढीली थी, मतलब ठीक नहीं थी उनकी तबीयत। तो सतलुज के किनारे जाकर बैठ गए। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में जैसे कि आप पैर लटका के बैठते हैं ना, तो वो भी पैर लटका के बैठ गए। थोड़ी देर में उनका प्रगतिशील जल ने असर दिखाया, मतलब बहते जल ने, प्रगतिशील मतलब बहते जल ने असर दिखाना शुरू करा। तन और मन ताज़ा हो गया, तो मन खुश हो गया और क्या गुनगुनाने लगे, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम उद्भव छाप हिमालय। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। तो उनकी थकान दूर हो गई और अपनी बहन को, नदी को अभी इन्होंने बहन के रूप में देखा है, और उसमें अपनी खुमारी मतलब थकान को उन्होंने दूर किया है। तो वो खुश हो गए और उनको सहसा ही उनके मन से ये कविता की कुछ पंक्तियाँ मुँह से निकल गई और उन्होंने गुनगुनाना शुरू कर दिया। तो ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।